रात का समय है और प्लेग्राउंड में सन्नाटा। वहाँ पे वो चुपचाप बैठी हुई है। तभी वहाँ पे फ्रेड आता है और अपने सिगरेट को जलाते हुए कहता है, मैं शायद आज रात कहीं और रुकूंगा। क्या आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? ये सुनने के बाद भी फू कुछ नहीं कहती है तो फ्रेड कहता है, ठीक है, अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। ये सुनने के बाद फू कहती है, अब मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। डैड हमेशा अपने आप में खोए रहते हैं, जबकि जन हाउ को कुछ भी याद नहीं रहता। मैं उनमें से किसी में भी दृढ़ संकल्प नहीं देख सकती। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह व्यर्थ है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रही हूँ जिसका कोई समाधान ही नहीं है। ये सुनने के बाद फ्रेड सीढ़ियों पे फू के पास बैठते हुए कहता है, गणित में कोई समाधान नहीं, बल्कि कभी कभी सही उत्तर होता है। यद्यपि यह संभव है कि प्रेम और गणित दोनों में कोई समाधान ना हो, फिर भी मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में अवश्य ही इसका समाधान है। यदि आप हृदय का समाधान पा सकते हैं तो आप हर चीज का समाधान पा सकते हैं। ये सब सुन के फू हैरानी से फ्रेड की ओर देखती है तो फ्रेड आगे कहता है, तो आपने क्या विचार किया है? कोई व्यक्ति लगातार पीछे हटने का प्रयास क्यों कर रहा है? तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे प्लेग्राउंड के अंदर माता पिता और काफ़ी सारे बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे वो मुस्कुराते हुए कहती है, डैडी डैडी, क्या हम भी उस स्लाइड पर साथ साथ खेल सकते हैं? ये सुन के मिस्टर सन फू के सर को सहलाते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले अपनी आइसक्रीम तो ख़त्म कर लो, उसके बाद। ये सुन के फू कहती है, अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। ये कह के फू उस आइसक्रीम को चाटने लगती है। वो सामने की ओर देखती है जहाँ पे मॉम डैड और एक बच्चा होता है, तो उसे देख के फू कहती है, डैड, यहाँ पे बाकी सभी लोग 3-3 का समूह क्यों है, जबकि हम केवल 2 ही लोग हैं? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे 2 लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये सुन के फू कहती है, हस्बैंड एंड वाइफ? तो मिस्टर सन कहते हैं, वे 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फू कहती है, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, बेशक मुझे पता है वो क्यों हैं। वे मेरे पिछले मॉम और डैड की तरह हैं। तो मिस्टर सन कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रही हो। ये सुन के फू कहती है, तो फिर डैड, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं है जिसे आप पसंद करते हो? ये सब सुन के मिस्टर सन कुछ नहीं कहते हैं, वो फू की ओर ही देख रहे होते हैं। तो फू कहती है, क्यों कोई ऐसा नहीं है जो डैडी से प्यार कर सकता हो? ऐसा क्यों है? तो मिस्टर सन कहते हैं, कोई कारण नहीं है, हर किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उससे प्यार करता हो। ये सुन के फू कहती है, क्यों? मैंने सोचा था कि यह स्कूल की तरह होगा जहां हर किसी को बैठने के लिए एक मेज दी जाती है, लेकिन मेजों के बजाय हर किसी को एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठने को कहा जाता है। फिर मिस्टर सन कहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यह खेल खेलने जितना आसान है। जल्दी से अपनी आइसक्रीम ख़त्म करो, अब खेलने का समय हो गया है। तो फू कहती है, मुझे पता है, मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया, चलो अब गेम खेलने चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, बोर्ड के ऊपर तीर का निशान लगा हुआ होता है और टीचर कहते हैं कि इस तीर के बीच मेरी इच्छा लिखे। हर कोई अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिख सकता है। यदि आप किसी शब्द को लिखना नहीं जानते तो उसका उच्चारण करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। आपको इस संकेत पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। ये सब सुन के छोटी फू अपना डायरी खोलती है और वहाँ पे माय फर्स्ट विश लिखती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे फू कहती है, क्या आपने कभी सोचा है वह व्यक्ति जिसके कारण कोई व्यक्ति बार बार पीछे हटना पसंद करता है? क्या आप बात कर सकते हैं मेरे डैड के बारे में? कि ये सुन के फ्रेड कहता है, मुझे लगता है कि आपके डैड, ये बहुत संभव है कि उन्होंने अपना कोई
महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया हो। उस समय अवधि ने उसे यह एहसास कराया कि प्रेम और आवश्यकता की कीमत क्या है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह अब आसानी से किसी से भी प्रेम नहीं करेगा, यहाँ तक कि जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे वह अपने हृदय की गहराई से प्रेम करना चाहता है तो भी उसे विश्वास नहीं होता कि वह उस भावना को बनाए रख सकता है। जिस पल उसे अपनी भावनाओं के बारे में कुछ अनिश्चित महसूस होता है, वह स्वयं को छोड़ देने के लिए मना लेता है। ये सब सुन के फू कहती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आखिरी बार डैड ने साफ साफ कहा था, मैं अब और भागने वाला नहीं हूँ। अब मेरे पास भागने का कोई कारण नहीं है। ये सुन के फ्रेड कहता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटाना, अनगिनत बाधाओं का सामना करने के बाद आत्मसंदेह होना, उन अप्रिय यादों को फिर से याद करना, एक बार फिर से पीछे हटना, वही गलतियां दोहराने की यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी और उसके अंदर दर्दनाक यादें छूट जाएंगी जब तक कोई उन्हें दृढ़ता से पहचान कर उन्हें खत्म नहीं कर सकता, तब तक यह असुरक्षाएं कभी नहीं जा सकती। ये सब सुन के फू कहती है, आपका कहना है कि यह सब डैडी के अनुभवों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि मैंने कभी भी डैड को किसी के साथ डेट करते नहीं देखा, लेकिन अब जब मैं यह कह रही हूँ तो मुझे लगता है कि यह भावना तो मुझे हमेशा से थी। हमेशा कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसके बारे में डैड ने मुझे कभी नहीं बताया। तभी फ्रेड बुलाते हुए फू को कहता है, अरे यहाँ आओ और मेरे साथ खेलो। और फू चौंक के उस ओर देखती है तो फ्रेड कहता है, इस झूले में एक व्यक्ति गायब है। ये सुन के फू कहती है, आप किसी ऐसी चीज पर खेल सकते हैं जिसके लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता हो। तो फ्रेड अपना मुंह दूसरी ओर करके कहता है, आप सच में एक कोल्ड यंग वुमन हैं। ये सुन के फू कुछ नहीं कहती है और फ्रेड भी अपना सिगरेट पी रहा होता है। ये देख के फू के दिमाग में जैन हाउ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट पीते देखा, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मेरा दिल घुटन महसूस करने लगा, एक खट्टी सी अनुभूति हुई। ये याद आते ही फू के दिमाग में एक तस्वीर आती है। वो कहती है, यह क्या हो सकता है। फिर सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे दरवाजा खटखटाते हुए जैन हाउ कहता है, अंकल मुझे पता है कि आप अंदर हैं। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। कल जब मुझे आपकी यादें याद आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं सारी रात इसके बारे में सोचता रहा। अंकल मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। मैं अभी भी कुछ याद कर रखना चाहता हूँ। यह सच है, मैं सच में जानना चाहता हूँ और भी ज़्यादा आपके बारे में। मुझे और जानना है और भी आपके बारे में बातें। ये सब सुन के अंदर से कोई दरवाज़ा खोलता है तो जैन हाउ खुश होके कहता है, अंकल। मगर अंदर से निकलता है फ्रेड, जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होके कहता है, यहाँ सब क्या हो रहा है यंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। ये कह के वो अपने हाथ को फिस्ट को एकदम पूरी तरीके से क्लेंच करते हुए जा रहा होता है। दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस होता है और इधर जैन हाउ अपने मन में कहता है, अजीब बात है, अंकल आखिरकार कहाँ भाग गए हैं। फिर हम फू के मेकअप प्रोडक्ट को देखते हैं। फू जहाँ पे अपने कान के इयररिंग्स को पहन रही होती है, तभी पीछे से फ्रेड आके उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जिससे फू चौंक जाती है और फ्रेड फू के करीब आते हुए कहता है, क्या जैन हाउ आपके साथ काम पर जाने का इंतज़ार कर रहा है लिटिल प्रिंसेस। ये सुन के फू कहती है, यह सही है, क्या हुआ। ये सुन के फ्रेड कहता है, फिर जल्दी से उसके साथ काम पर जाइए। जब वो यहाँ है तो मैं बाथरूम नहीं जाना चाहता। तो फू कहती है, क्या वह आपको बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो फ्रेड कहता है, नहीं, मैं उस जैसे अति उत्साहित लोगों के साथ नहीं रह सकता।
ये सुन के फू कहती है, ओह मैं जल्दी करूँगी। यह बालियाँ मेरे कान के छेद छोटे होने के कारण उन्हें पहनना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेड कहता है मुझे प्रयास करने दीजिए। ये कह के फ्रेड फू के कान के बालियों को उसे पहना देता है और कहता है अब ये ठीक है। बालियाँ पहनने के बाद फू काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लगती है। वो मिरर में अपने आप को इस तरीके से देख रही होती है। तभी फ्रेड कहता है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या यह प्रीटी नहीं है? तो फू शर्माते हुए कहती है इट्स नॉट नथिंग। ओह हाँ, ज़ेनहाउ आज सुबह बहुत संतुष्ट नहीं दिखे। क्या सम्मोहन का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो ये सुन के फ्रेड कहता है सम्मोहन का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसे बीच में ही जगाने के लिए मजबूर किया गया हो तो सम्मोहन द्वारा उत्पन्न सबकॉन्शियसनेस भावनाओं को वास्तविकता में लाने की संभावना होती है। यह सम्मोहन व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही होती है जहाँ पे डॉक्टर हो सभी को कुछ न कुछ बता रहे होते हैं और ज़ेनहाउ खोया हुआ होता है। तभी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है तो डॉक्टर हो ज़ेनहाउ से कहते हैं ज़ेनहाउ क्या आपने इस बैठक के महत्वपूर्ण अंग लिख लिए हैं? ये सुन के ज़ेनहाउ चौंक के कहता है मैंने कर लिया। तो डॉक्टर हो कहते हैं 1 मिनट में मेरे साथ विभाग में चलो, मुझे तुम्हारे नोट्स ध्यान से पढ़ने हैं। ये सुन के ज़ेनहाउ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर गैलरी में से वो दोनों ही जा रहे होते हैं। तभी कोई डॉक्टर हो से कहता है डॉक्टर हो क्या आपने आज सुबह डॉक्टर लियो को देखा है? तो डॉक्टर हो उस डॉक्टर से बात करने लगते हैं। वो यहाँ नहीं है, वह छुट्टी पर हैं। आज उनकी शादी हो रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ये सुन के दूसरी डॉक्टर कहती है मैरिज? मुझे लगता है कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक उनकी शादी ना हो जाए। तभी पीछे से ज़ेनहाउ कहता है मास्टर मैं भी छुट्टी लेना चाहता हूँ। ये सुन के वो जो डॉक्टर हो से बात कर रहा होता है वो कहता है क्या आप भी शादी करने जा रहे हैं? देन सीन शिफ्ट होता है सन ग्रुप के अंदर। ज़ेनहाउ नर्वस होकर कहता है बस एक छोटी सी झलक, एक बार अंकल को देख लूँगा और मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा, ठीक है बस एक झलक। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है एक्सक्यूज़ मी क्या आप मिस्टर सन को खोज रहे हैं? तो ज़ेनहाउ हड़बड़ाते हुए कहता है हाँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है मिस्टर सन अभी यहाँ नहीं हैं, आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ज़ेनहाउ कहता है क्या वो यहाँ नहीं है? वो कहाँ गए हैं? मैं उनका इंतज़ार कर सकता हूँ, वह कब आएंगे? ये सुन के रिसेप्शनिस्ट कहती है वहाँ पर एक वेटिंग एरिया है, आप वहाँ पर जाकर इंतज़ार कर सकते हैं। तभी वहाँ से सेक्रेटरी वो गुजर रहे होते हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है सर जब मिस्टर सन वापस आ जाएंगे तो सेक्रेटरी वो आपको सूचित कर देंगे। ये कह के वो सेक्रेटरी वो को बुलाती है। सेक्रेटरी वो उस ओर देख के कहते हैं मिस्टर सन के सन इन लॉ। ये सुन के ज़ेनहाउ अपने ओर उंगली करते हुए कहता है मैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर सन के ऑफिस का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी वो कहते हैं बस यहीं पर इंतज़ार करें, मिस्टर सन संभवतः जल्द ही कंपनी में वापस आ जाएंगे। ये सुन के ज़ेनहाउ चारों ओर देखते हुए कहता है क्या ये अंकल का वर्क प्लेस है? यह बहुत बड़ा है, वहाँ एक बिस्तर भी है, यह घर के बिस्तर जितना ही मुलायम है। ज़ेनहाउ को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के सेक्रेटरी वो अपने मन में कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्हें फिर इस तरीके से इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर सन आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। ये सुन के वो दोनों उस ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक गार्ड के साथ ड्रंकन मिस्टर सेन आते हैं। तो सेक्रेटरी वो मिस्टर सेन के पास भागते हुए जाते कहते हैं मिस्टर सेन और उन्हें पकड़ के कहते हैं आपने कड़ी मेहनत की है, मिस्टर सेन को मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं उन्हीं की देखभाल कर लूँगा। मिस्टर सेन अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। ये सुन के मिस्टर सेन करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं तो इधर उधर भी लुढ़क रहे होते हैं। ये सब देख के सेक्रेटरी वो कहते हैं मिस्टर सेन आप इधर उधर मत जाइए। ये सब देख के ज़ेनहाउ पूछता है उन्हें क्या हो रहा है? तो सेक्रेटरी वो मिस्टर सेन को संभालते हुए कहते हैं मिस्टर सेन ने आज एक बहुत ही
महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी के साथ रात्रि भोजन किया था। उन्होंने संभवतः शराब पी रखी थी। ये कह के सेक्रेटरी वो मिस्टर सन को संभाल रहे होते हैं, अजीब तरीके से उन्हें पकड़े हुए होते हैं। ये देख के जैनहाउ कहता है, आप उसे ऐसे ही ले जाते हैं? ये सुन के सेक्रेटरी वो कहते हैं, तो क्या गलत है? ये सुन के जैनहाउ कहता है, क्या आप उन्हें गोद में नहीं उठा सकते या फिर अपने पीठ पर? ये सुन के सेक्रेटरी वो कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मिस्टर सन बहुत भारी हैं। ये सुन के जैनहाउ कहता है, आप अभी बहुत अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। तभी जैनहाउ कहता है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो सेक्रेटरी वो कहते हैं, आप मेहमान हैं, आपको परेशान करना अशिष्टता होगी, मैं स्वयं ही संभाल लूंगा। तभी मिस्टर सन की आंखें खुलती हैं। वो जैनहाउ को सामने देखकर कहते हैं, तुम? और जैनहाउ भी कहता है, अब मैं। तभी मिस्टर सन जैनहाउ के गले पड़ते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये कह के मिस्टर सन जैनहाउ की ओर देख रहे होते हैं और जैनहाउ भी मिस्टर सन की ओर देख के कहता है, अंकल। हॉस्पिटल के अंदर वो एक नर्स से बात कर रही होती है कि इससे फोटो कॉपी करा के लेकर आइए। तभी पीछे से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। एक बार मैं उससे आगे निकल गया और वह पहले ही पीछे रह गया था। मैं जिसके साथ रेस कर रहा हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैंने आज उस टैक्सी ड्राइवर को मुफ्त में सबक सिखाया। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो। सब सुनते हुए नर्स ली को पट्टी बांधते हुए कहती है, क्या आप शांत रह सकते हैं? जब आप हर बार गाड़ी चलाते समय अस्पताल पहुंच जाते हैं तो आप खुद पर इतना गर्व कैसे कर सकते हैं? नर्स की ये सारी बात सुन के ली कहते हैं, आई एम सॉरी मिस नर्स, मेरे मेडिकल खर्च कहाँ हैं? तभी फू जोर से कहती है, अंकल ली, और उनके करीब आते हुए कहती है, यह वास्तव में आप हैं अंकल ली? फू की आवाज़ को सुन के ली कहते हैं, क्या आप मुझे बुला रही हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? तो फू कहती है, मैं जियाओ जियाओ हूँ, चू जियाओ जियाओ। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? ये सुन के ली कहते हैं, हाँ जियाओ जियाओ कौन? ली की हैरानी के साथ सीन शिफ्ट होता है। जैनहाउ कहता है, बिस्तर वहाँ है अंकल, चलो वहाँ सो जाइए अंकल। मगर मिस्टर सन ड्रंक होके तो जैनहाउ के ऊपर ही लीन होते हुए कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, पास मत आओ, मुझे सिर्फ वही चाहिए, सिर्फ वही। तो जैनहाउ पूछता है, कौन? आप किसे चाहते हैं? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम एक बेवकूफ़ हो? बेशक वह मेरा जैनहाउ है। ये सुन के जैनहाउ कहता है, जैनहाउ? लेकिन अंकल मैं जैनहाउ हूँ। ये सुन के मिस्टर सन जैनहाउ के चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम जैनहाउ हो? तो जैनहाउ कहता है, हाँ मैं जैनहाउ हूँ। अभी मिस्टर सन जैनहाउ के ऊपर अभी ज़्यादा लीन होने लगते हैं। तो बगल में एक चेयर होती है जिसके ऊपर जैनहाउ बैठ जाता है और मिस्टर सन कहते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। इस एक्ट से जैनहाउ चौंक जाता है, मगर मिस्टर सन जैनहाउ के ऊपर चढ़ के उसके चेहरे को पकड़ के उसके करीब जाते हुए कहते हैं, हिलना मत, मुझे देखने दो, ठीक है? ये कहते हुए मिस्टर सन जैनहाउ का चेहरा काफ़ी ज़ोर से पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से जैनहाउ कहता है, अंकल मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा दर्द दुख रहा है। कुछ देर तक मिस्टर सन जैनहाउ के चेहरे को देखते हैं, फिर वो कहते हैं, तुम वो नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया। वो पहले ऐसा नहीं था, जब वो बोलता था तो मेरी आंखों में देखता था। ये सब सुन के जैनहाउ कंफ्यूज होता है और मिस्टर सन की आंखों में ही देख रहा होता है और मिस्टर सन भी उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, यह आपकी तरह नहीं है। वो कहाँ गया? मुझे उसकी बहुत याद आती है। ये कहते हुए मिस्टर सन जैनहाउ के होठों के करीब जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जैनहाउ के हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है। तभी जैनहाउ के फ़ोन बजने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ का सिचुएशन ऑड हो जाता है और जैनहाउ काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी मिस्टर सन चिढ़ते हुए कहते हैं, वो कौन चीज़ है जो हिल रही है? तो मिस्टर सन कहते हैं, वो मेरा फ़ोन है। ये कह के वो अपना फ़ोन उठाने जाता है। तभी मिस्टर सन उसका फ़ोन छीन के देखते हुए कहते हैं, कौन? डॉक्टर ली? मैं किसी को नहीं जानता, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे फ़ोन मत करो। ये सुन के जैनहाउ कहता है, हाँ डॉक्टर ली। फिर जैनहाउ मिस्टर सन से फ़ोन छीन के कहता है, एक मिनट रुकिए डॉक्टर ली, क्या आपको
अभी शादी नहीं करनी चाहिए। अब पीछे मिस्टर सन को तो देखो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तभी उधर से डॉक्टर ली कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से जैनब कहता है क्या आपके पास आ जाऊं अभी। फिर सीन शिफ्ट होता है कैफ़े की बाहर। एक तस्वीर दिखाते हुए ली कहता है ओह मुझे अब पता चला, बेशक आप जियाओ जियाओ हैं। इस फोटो में आपकी उम्र 3 साल है। बेशक मुझे आपकी याद आई। मुझे लगता है कि यह सच है कि युवा महिलाएं 18 वर्ष की होने पर अधिक सुंदर हो जाती हैं। आप इतनी सुंदर हैं कि मैं आपको पहचान ही नहीं सका। ये सुन के फू कहती है अंकल ली आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मगर ली कहते हैं जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत ही छोटे और दुबले पतले थे। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम अपने डैड के पिंगली यानी घुटने के बराबर लंबे भी नहीं थे। ये सुन के वो कहती है तब मैं केवल 3 साल की थी। फिर ली कहते हैं आप इतने लंबे कैसे हो गए? आपकी लंबाई अब लगभग 170 सेमी है ना? मुझे यकीन नहीं होता कि अब आप पहले से ही डॉक्टर हैं। ये सुन के फू कहती है हाँ मैं अब वहाँ के अस्पताल में सर्जन हूँ। ये सुन के ली थम्स अप दिखाते हुए कहते हैं आप निश्चित रूप से इतनी कम उम्र में सफल हो सकती हैं जैसा कि फू जियाओ की बेटी से उम्मीद थी। ये सुन के वो कहती है अंकल ली आज आपसे मिल पाना बहुत ही अच्छा था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी हैं अंकल ली। तो अंकल ली कहते हैं हाँ आप क्या पूछना चाहती हैं, बस पूछ लीजिए। तो फू कहती है यह उस समय की रेसिंग टीम की कुछ घटनाओं के बारे में है। क्या आप मुझे इसके बारे में अधिक बता सकते हैं? जब मेरे डैड रेसिंग टीम में थे तो वो कैसे थे? फिर सीन शिफ्ट होता है सनहाउ की ओर। वो कहता है क्या आप चाहती हैं कि मैं बेस्ट मैन के स्थान को रिप्लेस करूं? तो उसका दोस्त डॉक्टर लियो कहता है पिछले बेस्ट मैन की फ्लाइट में देरी हो गई है इसलिए उसका समय पर पहुंचना संभव नहीं है। छोटे जैनहाउ तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये सुन के जैनहाउ कहता है लेकिन यह मेरा पहला मौका है जब मैं बेस्ट मैन बन रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर लियो कहते हैं एक अच्छे इंसान के रूप में आपको भाषण देनी होगी, लेकिन आप जो चाहे कहें सब ठीक रहेगा। तभी कोई कहता है कि ग्रूम्समैन कहाँ है, क्या सब लोग यहाँ हैं? तो स्टेज पर आ जाइए। ये सुन के डॉक्टर लियो कहता है हाँ सभी यहाँ हैं, हम आ रहे हैं। फिर कोई कहता है देवियों और सज्जनों, हमारी प्रिय अतिथियों और हमारे घनिष्ठ मित्रों और परिवारजनों, आपका स्वागत है। सबसे पहले आज 2 नए लोग और उनके परिवारों के ओर से और उन सभी मित्रों को जो अपने व्यस्त काम के बावजूद इस शादी में आए हैं, मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और हार्दिक स्वागत व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी का स्वागत है। हमारे दूल्हा और दुल्हन वे एक ही शहर में एक साथ पले बढ़े, एक ही हवा साझा करते थे। वे एक ही यूनिवर्सिटी एलिस में पढ़ते थे। जैनहाउ ये सब सुन ही रहा होता है, तभी उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, वो भी धुंधला सा, जिससे देखकर जैनहाउ अपना सर पकड़ के कहता है फिर नहीं, क्या ये मेरी यादें हैं? जैनहाउ को ऐसे देख के उसका दोस्त लियो कहता है तुम ठीक हो? तो जैनहाउ कहता मैं ठीक हूँ। तभी जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो कहता है वे पल जब उन दोनों की आंखें मिली, उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को महसूस किया कि वे वही लोग थे जिनका वे इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज वे यहाँ खड़े हैं। वो इंसान ये सब कह ही रहा होता है, उसी के साथ जैनहाउ को धुंधली धुंधली सी यादें याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से जैनहाउ अपना सर पकड़ लेता है। उसे आवाज़ सुनाई देती है जैनहाउ जैनहाउ हस्बैंड आओ और मेरे डैड को नमस्ते कहो। खैर मुझे लगता है कि अब वह तुम्हारे भी डैड हैं।
हम पहले से ही शादीशुदा हैं, हम सब जल्द ही एक परिवार बन जाएंगे, आपको किस बात का डर है? ये सब कोई कहता हुआ दिखाई देता है मगर उसका चेहरा साफ नहीं होता है। ये याद आते ही जन हाउ की आंखें वाइड ओपन हो जाती हैं। वो कहता है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पहले ही शादी हो गई है। जिससे जन हाउ काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट कैफ़े के बाहर। एक वेटर फू से कहती है, मैम एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है या आपको कोई सी चीज़ की ज़रूरत है? मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। तो वो वेट्रेस कहती है, मैम आप इतने लंबे समय से यहाँ बैठी हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? वेट्रेस ये सब कह रही होती है और हम लोग फू को देखते हैं जिसकी आंखों से बहुत सारा आंसू निकल रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। इसका मतलब है कि अंकल ली ने फू को सब कुछ बता दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर जहाँ पे मिस्टर सेन बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। उनकी आंखें धीरे से खुलती हैं। वो उठ के बैठते हुए कहते हैं, मेरा सिर दर्द कर रहा है। क्या मैं किसी क्लाइंट के साथ रात्रि भोजन नहीं कर रहा था? मैं घर कैसे पहुँचा? ये कहते हुए वो बेड से नीचे उतरते हैं और हम लोग नीचे हॉल में देखते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे खिलौने और चीज़ें बिखरी हुई होती हैं क्योंकि फ्रेड घर की सफाई कर रहा होता है। और मिस्टर सेन नीचे आते हुए कहते हैं, अरे क्या हो रहा है, इतनी धूल क्यों है? क्या छोटी फू और जन हाउ पहले ही हॉस्पिटल नहीं गए थे? मिस्टर सेन की आवाज़ को सुनकर फ्रेड कोने से निकलते हुए कहता है, आप जाग गए मास्टर। और मिस्टर सेन फ्रेड को देख के कहते हैं, ओह यह तो तुम हो, तुम अभी भी मेरे घर में क्यों हो? तो फ्रेड अपना मास्क उतारते हुए कहता है, यह एक लंबी कहानी है। क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आप घर वापस कैसे आ गए हैं? आपका छोटा सा बॉयफ्रेंड आपको वापस ले आया है। ये सुन के मिस्टर सेन ब्लश करते हुए कहते हैं, छोटा सा बॉयफ्रेंड? मगर फ्रेड अपने स्कर्ट में से कुछ निकालते हुए कहता है, उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा बनाऊं जिससे आपको होश में आने में मदद मिले। यह आपके हैंगओवर को ठीक करने की दवा है। मुझे यह एक प्राचीन पुस्तक से मिली है और मैंने इसे अभी ताज़ा बनाया है। प्लीज़ इसे आजमाइए। इसे देख के तो क्रीपी वाली वाइब आ रही है, पर मिस्टर सेन उसे देख के कहते हैं, मैं इसे नहीं पीऊँगा, इसे ले जाओ। ये सुन के फ्रेड अपना काम करने लगता है, झाड़ू पोछा वाला। तो मिस्टर सेन उससे उसका नाम पूछने कि तुम्हारा नाम क्या है? तो फ्रेड कहता है, मेरा नाम फ्रेड है। तो मिस्टर सेन कहते हैं, ठीक है फ्रेड, तुम क्या कर रहे हो? तो फ्रेड कहता है, क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं सफाई कर रहा हूँ। ये कह के वो बॉक्स को उठाता है। तो मिस्टर सेन उस बॉक्स पे अपना हाथ रख के कहते हैं, बस चुप रहो, घर के अंदर किसी भी चीज़ को मत छुओ, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा, ठीक है? तो फ्रेड कहता है, डील, सौदा। तभी मिस्टर सेन की नज़र एक कॉपी पे जाती है। तो वो कहते हैं, ये क्या है? ये सुन के फ्रेड कहता है, यह मिस सेन फू की दूसरे क्लास की राइटिंग नोटबुक होनी चाहिए। ये सुन के मिस्टर सेन उस नोटबुक को खोलते हुए कहते हैं, ये वास्तव में एक नोटबुक है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो नोटबुक के पहले पेज के हेडलाइन को पढ़ते हैं, माई विश, मेरी इच्छा। मेरे डैड एक कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। वह सबसे अमीर आदमी है जिसे मैं जानती हूँ और वह इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति भी हैं। ये पढ़ते हुए मिस्टर सेन मुस्कुराते हैं और आगे पढ़ते हैं, लेकिन वह एक दयनीय व्यक्ति भी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे डैड सिर्फ मुझ पर ध्यान देती हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। उनकी खुशी और दुख सब मेरे इर्द गिर्द ही केंद्रित है, इसलिए उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। प्यार करने के लिए तो दूर की बात है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मेरे डैड से प्यार करने वाला कोई नहीं है। वे हमेशा बहुत अकेले दिखते हैं। मेरे डैड इतने दयनीय क्यों हैं? मैं वास्तव में चाहती हूँ कि एक दिन उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उनसे प्यार करे और फिर वे उससे शादी कर लें। यह अच्छा होगा। इस तरह से मेरे डैड को अपनी खुशी मिल सकेगी। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है।
अगर मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मैं 1 महीने तक बिना भोजन और पानी के रहने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह दिन जल्द ही आ जाएगा। ये दिन ज़रूर आएगा। इस चीज़ को काट के वो लिखती है, ऐसा दिन अवश्य आएगा। ये सब पढ़ के मिस्टर सेन की आंखों से आंसू निकल जाता है और वो आंसू उस नोटबुक पे गिर जाता है और मिस्टर सेन फू का नाम लेते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आप क्या कर रहे हैं? दूसरों की चीज़ों में ताका झाकी कर रहे हैं। ये सुन के शॉक्ड होकर मिस्टर सेन पीछे की ओर देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मैरिज वेन्यू पे। अनाउंसमेंट हो रही होती है, आइए इस खुशी शादीशुदा जोड़े को बधाई दें। अब दूल्हे के फ्रेंड ग्रूम्स मैन और आज की बेस्ट मैन को भाषण देने दीजिए। ये कह के वो जन हाउ को माइक पकड़ा देता है और जन हाउ माइक पकड़ के कहता है, ओह ठीक है। और सभी लोगों की नज़र जन हाउ के ऊपर होती है। जन हाउ माइक पकड़ के कहता है, आज मुझे अपने फ्रेंड लियो कियांग की शादी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन हाउ ये कहता ही है, तभी उसके माइक के ऊपर एक बूंद पानी की गिरती है और लोग बात करने लगते हैं कि अचानक बारिश क्यों शुरू हो गई है, हमें क्या करना चाहिए। मगर जन हाउ तो बारिश को देखते हुए आसमान की ओर देख रहा होता है और उसे अपनी सारी पुरानी फ्लैशबैक याद आने लगती हैं कि कैसे मिस्टर सेन से वो मिला। मिस्टर सेन ने उस पर गुस्सा किया और एक हादसे में जैसे उन्हें लगा मेरी जान चली जाएगी, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। साथ ही उनकी रिंग भी गिरते हुए दिखाई देती है। तभी एक आदमी कहता है, क्या आपके पास नवविवाहित जोड़े के लिए ब्लेसिंग नहीं है? ये सुन के सना कुछ देर तक चुप रहता है और अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जन हाउ अपनी सारी की सारी उसे पुरानी यादें याद आने लगती है, जहाँ पे उसने मिस्टर सेन के साथ अपनी सारी यादें याद की और उनसे कैसे अपने दिल की बात मिस्टर सेन से कन्फेस की। ये सारी चीज़ें याद करने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोलते हुए कहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुन के वहाँ पे बैठे हुए लोग ये बात करने लगते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो किसे पसंद करता है, क्या वह दूल्हे को चुराने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के दूल्हा भी कहता है, जन हाउ तुम क्या कह रहे हो। और इधर मिस्टर सेन की ओर देखते हैं, जहाँ पे फू कहती है, आप दूसरों की चीज़ों पे ताका झाकी क्यों कर रहे हैं। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, फू आप घर कब वापस आए। मगर वो मिस्टर सेन को देखते हुए कहती है, डैड अगर मैं खुद ही यह बात ना जान पाती तो क्या आप वाकई मुझसे यह बात कभी ना कहने की योजना बना रहे थे। क्या आप हमेशा के लिए मेरे साथ एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं। ये सुन के मिस्टर सेन अपने पीछे से नोटबुक को आगे करते हुए कहते, ये क्या सचमुच इतना गंभीर है। मुझे नहीं पता था कि यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे केवल एक बार ही देखा था, बस एक बार। ये सुन के फू और लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो आपने मुझे पहले बतानी चाहिए थी, आप दोनों के बीच का रिश्ता। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, क्या। फू कहती है, मैं पहले से ही सब कुछ जानती हूँ। ये सुन के मिस्टर सेन थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं, सियाओ फू आप किसके बारे में बात कर रही हैं, क्या ये जन हाउ है। तो फू कहती है, इससे भागने की कोशिश मत करो, आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपके और मेरे जैविक पिता के बारे में बात कर रही हूँ। फुजियाओ। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।